सो आइए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं हम। और यहाँ तक आप लोगों ने सारा कुछ कर लिया था। आज थोड़ा सा कुछ इंजीनियर्स का करिश्मा दिखाऊं आपको कि इंजीनियर्स कितने दिमाग वाले होते हैं और कैसे कैसे चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं। ये ज़रा हम देखेंगे आज अपने फ़ायदे के लिए और अपना काम निकालने के लिए कैसे कैसे हम चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं और कैसे कैसे अरेंज करते हैं, जिसको हम अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब कि किसी भी सिस्टम से मैक्सिमम बेनिफिट जो है एक्सट्रैक्ट करना। खैर, सो लास्ट जो मेरी क्लास थी हमने स्टार्टिंग टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क हमने कैलकुलेट कर लिया था। फुल लोड टॉर्क भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था। सो फुल लोड टॉर्क वाज TFL and that was equal to 3 VTH square R2 by S and divided by R2 by S plus RAB square and this was equal to XAB plus X2 square। ये हमारा मैक्सिमम फुल लोड टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क के एक्सप्रेशन ये आए थे। ये हमारा इम्पिडेंस था, सोर्स इम्पिडेंस, लोड इम्पिडेंस। सो अब इसके आगे की बात करते हैं कि व्हाट वी हैव नेक्स्ट। सो द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू find the relation that is very useful as far as our comparative exams are concerned, and directly we are getting some question or other from that section, and that is the ratio of maximum torque and full load torque. We are talking about now the ratio of TEFL upon TEM. So what will be the ratio of full load torque and maximum torque? ये हमें मालूम करना है, फुल लोड टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क। तो अगर हम यहाँ से, हमारे पास फुल लोड टॉर्क भी है, हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क भी है, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। और यहाँ से आप देख लो, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम इतनी सारी मेहनत करी थी और मेहनत करने के बाद ये थोड़ा सा कंक्लूजन निकाला था। तो अब हम बात करते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का क्या हम रेशियो लेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले अब आइए जरा सा धीरे धीरे देखते हैं और अपना दिमाग लगाते हैं कि कैसे हम लोग इन सब चीज़ों को अचीव करते हैं और कहाँ कहाँ 3-5 करते हैं, जिसको हम अगर देसी लैंग्वेज में बोलें तो 3-5 करना, कि 3-5 कैसे करते हैं हम। अब आप देखो, नाउ TEFL एंड डिवाइडेड बाय TEM, दोनों इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया। तो जब डिवाइड करोगे आप, सो दिस विल बी इक्वल टू VT स्क्वायर I2S एंड डिवाइडेड बाय R2 by S एंड RAB स्क्वायर XAB प्लस X2 स्क्वायर and divided by 3 VTH square and divided by 2 omega S and RAB, and this is under root RAB square and plus X2 plus XAB square. So this is VTH square R2 by S and this is R2 by S RAB square and plus XAB and plus X2 square into 2 omega S RAB plus under root RAB square plus X2 plus XAB square, and this is 3 VTH square. So we have got डिवीजन के बाद हमारे को मिला, तो जो जो आपको परेशान करने वाली चीज़ें हैं उनको आप उड़ा दो। दिस इज ओमेगा एस, यहाँ पर हमारे को ओमेगा एस भी ना, ये हमने ओमेगा एस छोड़ दिया है। सो दिस इज ओमेगा एस ऑल्सो, तो ये आपका ओमेगा एस भी आ गया। ठीक है, सो यहाँ से ये कैंसिल कर दीजिए और VTH स्क्वायर 3 से ये कैंसिल कर दीजिए। तो अब आपके पास नटसेल क्या आ गया, नटसेल में आपके पास मिला R2 by S and
ब्रैकेट में आर ए बी एंड प्लस अंडर रूट आर ए बी स्क्वायर एंड x2 प्लस एक्स ए बी होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय सो दिस शुड बी आवर रिलेशन। ये हमारा रिलेशन होना चाहिए कायदे से, ये हमारा रेशियो आना चाहिए। अगर आप ये इक्वेशन बच्चों को दे दो कि भाई याद कर लो, तो बच्चे आपकी क्लास करना छोड़ देंगे, ठीक है। जो आपके कुलीग हैं आपसे बात करना छोड़ देंगे कि क्या कैसे इस इक्वेशन को याद रखेंगे हम, ठीक है। इसका सिंप्लीफाइड वर्जन ढूंढो। अब देखो, अब अपना यहां से दिमाग लगाना शुरू करते हैं हम लोग। क्या करेंगे हम लोग यहां से दिमाग लगाने के बाद जो सबसे कमजोर होगा पहले उसको ढूंढेंगे। कौन कमजोर है पहले उसका पता करो। तो हम कहते हैं कि स्टेटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। स्टेटर कमजोर है, कमजोर इसलिए कि बेचारा रुका रहता है, रोटर हमारा घूमता रहता है। तो जो घूमने वालों को अगर हाथ भी लगेगा तो आपका हाथ तो डिस्टर्ब कर ही देगा, है ना, बहुत तेज स्पीड में घूमेगा। तो कमजोर हमारे को यहाँ दिखता है स्टेटर। हम स्टेटर अपने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए तो कैसे कैसे लॉजिक देते हैं, और यही लॉजिक हम अपने हिस्टैरिसीस लूप पर भी देते हैं कि जहां भी हमारे को कुछ समझ में नहीं आता, जैसे अभी लास्ट टर्न में आपने देखा था कि हमारी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक आई थी, दिस वाज आवर टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, ये था। अब बताओ मुझे कि यहां पे कौन सा मेथड यूज कर दोगे। यहां तो आज तक पढ़ाया ही नहीं गया है, ना तो ये सर्किल है, ना पैराबोला है, ना स्ट्रेट लाइन है, ना हाइपरबोला है, कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। तो अब इसमें कौन सा मैथमेटिक्स यूज करोगे। बचपन में क्या पढ़ा, सर्किल पढ़ा, सिलेंडर पढ़ा, कोन पढ़ा, स्फीयर पढ़ा, यही ना, ठीक। स्ट्रेट लाइन पढ़ा, पैराबोला पढ़ा, हाइपरबोला पढ़ा, एलिप्स में ही आपने पढ़ा, लेकिन ये किसी में नहीं आएगा। अब आपकी सारी थ्योरी फेल। अब यहां से दिमाग लगाया जाता है। दिमाग क्या लगाया जाता है कि भाई एक काम करो, हम उसी पॉइंट पे अपने मोटर को ऑपरेट करेंगे जहां पर ये लीनियर होगा, ताकि आसानी से रिलेशन डेवलप कर सके। तो हम क्या करते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग रीजन कहां होगा, तो लीनियर रीजन में होगा। तो हम कहते हैं कि ऑपरेटिंग रीजन हमारा ये होगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से एक और एग्जांपल में देता हूं मैं। अगर हम बात करें बीएच कर्व की, तो बीएच कर्व हमारा ये है। यहां पर आपकी सारी थ्योरी आपकी फेल कर जाती है। बताओ कौन सा मेथड इस्तेमाल करोगे, कौन सा मेथड यूज करोगे यहां पर, ठीक। क्या करते हैं हम फिर, हम क्या करते हैं कि लीनियर रीजन चूज करते हैं, उसी लीनियर रीजन में ऑपरेट करेंगे, जिसको कहते हैं ब्रेन। कि जहां पर फेल हो जाओ वहां पर कोई बीच का रास्ता निकालो कि अब यहां से हम बच के निकल लें। सो दैट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग। इसी को हम इंजीनियरिंग कहते हैं, इसी को ब्रेन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं ना कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। उसी तरीके से जहां आप सोच भी नहीं सकते वहीं पर वही ऑपरेटिंग पॉइंट निकल जाएगा, और वहीं हम अपना काम कर लेंगे, वहीं से हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहां पर इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने में हमारी आपकी सबकी हालत खराब हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले आंख बंद करके कहेंगे कि भाई स्टेटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो कम होती है, तुम उसको नेग्लेक्ट कर दो, गरीब को नेग्लेक्ट कर दो, हटाओ इसको पिक्चर से बाहर। तो हम कहते हैं कि नेग्लेक्टिंग R1 और RAB वी गेट, ठीक है ना। अपना फायदा देखो कैसे निकालेंगे। अब हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। अब हमारा जो इक्वेशन बचा RAB, तो RAB हमारा 0, तो हमारा को इक्वेशन क्या मिला, TEFL अपॉन TEM, एंड दिस इज इक्वल टू R2 by S RAB एंड प्लस अंडर रूट RAB स्क्वायर एंड X2 प्लस XAB स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 by S एंड प्लस RAB स्क्वायर एंड प्लस XAB एंड प्लस XB स्क्वायर, ठीक है। तो इस गरीब को सबसे पहले हम हटाते हैं। अब देखो इसको जब हटाएंगे हम तो इसकी वैल्यू 0 कर देंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 कर देंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 कर देंगे। तो हमारे को एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, हमारे को एक्सप्रेशन मिलेगा R2 by S
अब यहां से ब्रैकेट स्टार्ट होगा, x2 प्लस एक्स ए बी, कहाँ लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन, ये स्क्वायर रूट और ये आपके पास एक सिंप्लीफाइड छोटा सा नन्हा मुन्ना एक्सप्रेशन मिल गया आपको, आप ले लीजिए। और यहाँ पर 2 भी था शायद, 2 हम लोगों ने छोड़ दिया, ये 2 भी है यहाँ पर, 2r2/s एंड ओमेगा r/s। सो हमारे को 2 भी यहाँ मिलेगा, 2 भी आप यहाँ ले लीजिए, दिस इज योर 2। अब आइए भाई, जब आपने इतना कर ही लिया तो ये हमारा क्या मिलेगा, सो r2/s एंड का होल स्क्वायर एंड प्लस एक्स ए बी प्लस x2 स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे को यहां पर इतना मिल गया। अच्छा जी, ओके फाइन, आपके पास अगर इतना आ गया तो अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब हमारे पास इतनी एक्सप्रेशन मिल गई तो हम यहां पर क्या लिखेंगे कि सिंस R2 इज इक्वल टू SMT x2, ये भी तो होता है। सो R2 इज इक्वल टू SMT x2। क्या कर सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं यहां पर, मैक्सिमम टॉर्क के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि R2 बाई, अब हम इसको रिप्लेस कर देंगे, यानी कि R2 बाई SMT इज इक्वल टू x2। सो x2 क्या होगा, x2 प्लस हम सीधा ये हम आप लिखेंगे x2 प्लस एक्स ए बी। वाई, क्योंकि आप भूलिए मत, आपके पास क्या आया था, R2 बाई SM2 वॉज इक्वल टू अंडर रूट RAB स्क्वायर एंड x2 प्लस एक्स ए बी स्क्वायर। तो आपने इस गरीब को हटाया था तो जीरो किया था आपने, तो आपके पास क्या मिल गया था, दिस इज x2 एंड एक्स ए बी, ये मिला था। तो R2 बाई इतनी हमारी आ गई एक्स ए बी के बराबर। हाँ ठीक है भाई, फाइन। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहां पर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हम क्या लिख सकते हैं, x2 प्लस एक्स बी, जहां पर हम ये वैल्यू इंक्लूड कर लें, यानी कि हम क्या लिख दें यहां पर। अब देखिए, तो हम इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू R2 बाई एस, है ना। सो x2 प्लस एक्स ए बी के जहां पर हम क्या लिख दें, R2 बाई एस एम टी एंड डिवाइडेड बाई, ये क्या लिख दें, R2 बाई एस होल स्क्वायर एंड ये क्या लिख दें, R2 बाई एस एम टी होल स्क्वायर। सिंपल, इसके जगह पर R2 बाई एस एम टी, इसके जगह पर R2 बाई एस एम टी, राइट। सो अब क्या होगा, ठीक है, जो होगा देखते हैं, आर स्क्वायर कॉमन होगी हमारी, तो अब हम वहां न लिखे, अब मैं इसको यहां पर लिख देता हूं मैं आपको, TEFL एंड डिवाइडेड बाई TEM एंड दिस इज इक्वल टू 2R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई SMT इंटू एस एंड डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर। अगर हम कॉमन कर लें सो 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 1 बाई SMT स्क्वायर, ये हमारे को मिलेगा यहां से, ठीक है। सो अब हम यहां देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई SMT s इंटू R2 स्क्वायर एस स्क्वायर SMT स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा हमारा एस स्क्वायर एंड SMT स्क्वायर। सो ये दोनों कैंसिल हो गया, स्क्वायर कैंसिल हो गया, R2 स्क्वायर यहां कैंसिल हो गया, और हमारे को एक नन्हा सा एक्सप्रेशन मिल गया, SMT एंड डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस SMT स्क्वायर, ठीक है। ये जरा देखिए, बोर्ड क्लियर है आपका या नहीं है, yes, now this is clear। सो अब हमारे को एक्सप्रेशन क्या मिला, सो TEFL एंड डिवाइडेड बाई TEM, यानी कि मैक्सिमम टॉर्क विल बी इक्वल टू 2S SMT and divided by S square plus SMT square. So this we can write here
S by SMT and plus SMT by S. This TE upon TFL यानी कि फुल लोड टॉर्क एंड दिस इज मैक्सिमम टॉर्क. इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अब बताओ इस इक्वेशन को याद करने में टाइम लगेगा. देखो तो जहां मुझे डर लगा मैंने आंख बंद करके कहा कि चलो भाई RAB को हटाओ, यहां से जल्दी से हटाओ RAB को. RAB को आपने अपने फायदे के लिए हटा दिया और फायदे को हटाने के बाद आपका इक्वेशन सिंप्लीफाइड हो गया, आपने एक्सप्रेशन ले लिया. दैट्स इट. ठीक. जहां हमारे को पावर फैक्टर ज्यादा चाहिए होता है वहां पर हम क्या करते हैं, एयर गैप को कम कर देते हैं. जहां पर हमारे को टॉर्क चाहिए होता है वहां एयर गैप को बढ़ा देते हैं. तो अपने फायदे के मुताबिक चेंजेस करते रहते हैं. सो दिस इज कॉल्ड इंजीनियरिंग. यानी कि हमें ऑप्टिमाइज भी करना पड़ता है, हमें ये भी देखना पड़ता है कि हम ऑप्टिमाइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, मैक्सिमम बेनिफिट ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं. सो में हर चीज़ में इकोनॉमिकल होता है, इकोनॉमिकल होना होता है. वी आर वेरी मच कॉम्प्रोमाइजिंग. इंजीनियर्स कॉम्प्रोमाइजिंग बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, बट फॉर देयर ओन बेनिफिट, यानी कि इसमें उनका फ़ायदा हो उसके लिए कॉम्प्रोमाइजिंग भी होते हैं. ठीक है. और फ्लेक्सिबल भी होते हैं. So this is your expression TFL upon T max is equal to R2 divided by S SMT and plus SMT by S. This is your expression. तो ये हमारा यहाँ से आपका मैक्सिमम टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का आपको एक एक्सप्रेशन मिल जाता है जिसको हम यूज आगे करेंगे. प्रॉब्लम सॉल्व, बहुत इक्वेशंस आते हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्व करनी पड़ती है, इसमें बहुत सारे इक्वेशंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. तो वन बाय वन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. आइए एक और देखिए. वैसे तो हम एक्यूरेसी की बात करते हैं लेकिन ये वाला चलता है. भाई मेरा ये मानना है कि इंजीनियर मीन्स पैसा कमाओगे या नहीं कमाओगे डजंट मैटर. ठीक है. बट ये जो है ना, ये बहुत तेज चलने लगेगा आपका, ये बहुत ज़्यादा तेज चलने लगेगा. इतनी ज़्यादा एनालिसिस करनी पड़ती है और इतनी ज़्यादा हम लोगों को एनालिटिकल होना पड़ता है कि हम यहाँ से काम करने लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक और आपको छोटा सा नमूना दिखाता हूँ मैं कैसे. राइट. आइए. टॉर्क अभी आपने लिखा था कि टॉर्क हमारे जो फुल लोड टॉर्क आया था दैट इज C3VTH² R2 by S and divided by R2 by S plus RAB whole square and XAB plus X2 whole square. ये आपका एक्सप्रेशन आया था आपके टॉर्क का. ठीक है. अब क्वेश्चन ये आता है, देखो कितना सिंप्लीफाइड कर लेते हैं हम लोग फिर से अपने फायदे के लिए. देखो यहां पर मैंने आपसे कहा कि हमें हमें इंडक्शन मोटर को नियर सिंक्रोनस स्पीड रोटेट करनी है. ठीक है. केस क्या है? इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग नियर सिंक्रोनस स्पीड. सिंक्रोनस स्पीड. तो अगर हम सिंक्रोनस स्पीड के पास आए, यानी कि 1500 हमारा सिंक्रोनस स्पीड है और 1440 जनरल हमारा एक इंडक्शन मोटर होता है जो 1440. ये जनरल हमारा ये है कि एनआर क्या होगा 1440 आरपीएम होगा और हमारा एनएस जो होगा वो 1500 आरपीएम होगा. तो ये जनरल हमारा एक ये. लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि नो, हम नजदीक लाना चाह रहे हैं. तो नजदीक लाना चाह रहे हो यानी कि सिंक्रोनस स्पीड के नजदीक. तो आप कहाँ लाना चाह रहे हो, तो आप एनआर को 1490 बनाना चाह रहे हो, 1490, और एनएस जो है आपका वो है 1500 आरपीएम. तो अगर मैं यहां बोलूं कि स्लिप की वैल्यू कितनी होगी तो एस विल बी, आप बोलेंगे 1500 माइनस 1490 एंड डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 100. ये हमारा कैंसिल हो गया. दिस इज 10/15. राइट. 10/15 यानी कि 5 2 and 3. सो दिस इज इक्वल टू 0.66 है ना. सो आपका ये कहां आ गया, S इज इक्वल टू 0.66. तो अब हम यहां पर क्या बोलते हैं कि इफ जो मोटर की स्पीड है दैट इज वेरी नियर टू, अब यहां देख रहे ना 10/15 आ गई हमारी. 1400 माइनस 90 है 10 एंड 10/15 एंड 15 यानी कि 2/3. ठीक है. नॉर्मल कंडीशन में होता तो ये कितना आता, ये आता 0.04 के आसपास आता. ठीक है.
तो अब हम यहां पर क्या कहेंगे, यहां पर हम ये कहते हैं कि R2/S होगा दैट विल बी वेरी वेरी लार्ज देन X2, ये कहा जाता है। R2/S इज वेरी वेरी लार्जर देन X2। ठीक है, फाइन, अच्छा जी, मान गए आपकी बात। तो S की वैल्यू अगर इतनी कम हो गई तो हमारा R2 जो है हमारा बढ़ गया। अब देखिए यहां पर इस बेचारे को आपने पहले ही जीरो किया हुआ है। अब आपने कहा इसको तो आपने जीरो कर दिया, अब आपने कहा कि R2/S की जो वैल्यू होगी वो इससे बड़ी होगी, यानी कि इससे बड़ी होगी। तो अब आपका एक्सप्रेशन क्या होगा, आप बोलोगे TFL इज इक्वल टू 3 VTH² R2/S एंड डिवाइडेड बाय ओमेगा S, एंड दिस इज R2/S S²। ये सब नेग्लेक्ट हो गए, X2 से नेग्लेक्ट हो गया, XAB से आपने नेग्लेक्ट कर दिया आपने, जिसका मतलब आप XAB इसमें ऐड कर लो, इसको भी ऐड कर लो, इसको क्यों छोड़ रहे हो, ये आपका कैंसिल। तो अब आपके पास क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू 3 VTH² S डिवाइडेड बाय ओमेगा S R2। सिंप्लीफाइड वर्जन, यानी कि अगर सिंक्रोनस स्पीड के पास आप इसको रोटेट करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन क्या आएगा, आपका रोटर की जो करंट होगी दैट विल बी इक्वल टू VTH डिवाइडेड बाय R2/S होगी, राइट। सो दिस वी कैन राइट S VTH डिवाइडेड बाय R2 एम्पियर व्हेन यू आर क्लोजिंग वेरी क्लोज टू। तो ये हमारा एक्सप्रेशन कि जब हम इंडक्शन मोटर को ऑपरेट करेंगे नियर सिंक्रोनस स्पीड, तो इस कंडीशन में हमारा जो टॉर्क आएगा and that torque will be equal to TFL, and this will be equal to 3 VTH² R2 S divided by omega S into R2 न्यूटन मीटर। ये भी एक अच्छा सा एनालिसिस है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एक्सेलेंट, इसलिए कि आपने बिना ऑपरेट किए ही आपने मैथमेटिक्स यूज करके ये बता दिया कि हाँ ये होगा हमारा, ठीक है। सो अब अगर हम इसके बाद आगे बात करें, इसके आगे अगर हम चलें तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारे को अगला पड़ाव जो मिलेगा वो पावर का मिलेगा, ठीक है। सो लेट अस मूव towards another part, and this S is in percentage, so mind it, don't forget that S was only 0.66, this is in percentage, so 0.66 means 0.66 divided by 100, so that will be a smaller value. So अब हमारी बात आती है, मैं सीधा आप लोगों को लेके चलता हूँ स्टार्टर पे, because starter is one of the most important topic of this induction motor, and then after I'll wind up because बाकी सारी चीज़ें तो आप आसानी से कर ही सकते हैं। सो स्टार्टर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टार्टर से भी आपके प्रॉब्लम्स बहुत सारे पूछे आते हैं। सो जहाँ तक स्टार्टर की बात है, स्टार्टर से अगर हम बात करें तो स्टार्टर से बात ये आती है कि स्टार्टर यूज़ क्यों करते हैं। तो स्टार्टर यूज़ करने के पीछे लॉजिक ये अगर हम स्टार्टर की बात करें तो स्टार्टर के पीछे लॉजिक ये होती है कि स्टार्टर वैसे हमको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हमारे सप्लाई सिस्टम के पास सफिशिएंट पावर है। सो वी नीड नॉट टू यूज़ स्टार्टर। स्टार्टर तभी हमें ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमारे सिस्टम में बहुत सारे पैरेलल कनेक्टेड वोल्टेज सेंसिटिव डिवाइसेस होते हैं, और मोटर का जो टॉर्क होता है दैट इज़ स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज। यानी कि अगर आपने जब इसको ऑन किया तो एक वोल्टेज सप्लाई में एक डिप मिलती है आपको, एंड दैट इज़ फ्लक्चुएशन इन द वोल्टेज। तो फ्लक्चुएशन ऑफ द वोल्टेज जो होती है वो बाकी पैरेलल कनेक्टेड सप्लाई सिस्टम लाइक कंप्यूटर है आपका, सेंसर्स लगे हुए हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेटर्स लगे हुए हैं, तो इन लोगों के लिए एसीज लगे हुए हैं, इन लोगों के लिए वोल्टेज फ्लक्चुएशन जो होती है दैट इज़ नॉट फ्रूटफुल, दैट इज़ नॉट एडवांटेजियस। वो वोल्टेज फ्लक्चुएशन जो होती है उनके लिए, उनके लाइफ के लिए हार्मफुल होती है। तो जस्ट टू प्रोटेक्ट देम, यानी कि उन सारे पैरेलल कनेक्टेड सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें स्टार्टर की जरूरत पड़ती है। अगर हमारे सप्लाई सिस्टम के पास सफिशिएंट अगर पावर है और वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं मिलती है
so we need not to use starter in case of induction motor, and that is particularly on squirrel cage induction motor. ठीक है, स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी। सो अब क्वेश्चन आता है कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे और क्या लॉजिक होती है। तो हम बात करते हैं टॉर्क की। तो टॉर्क अगर स्टार्टर आप इस्तेमाल करते हैं तो स्टार्टर इस्तेमाल करने के साथ आपका स्टार्टिंग टॉर्क कम हो जाएगा और यू हैव टू मेक अ कॉम्प्रोमाइज़, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, सो नाउ because this is a starting torque and this is starting torque is equal to 3 by omega s r2 square r2 by s, because s is equal to 1 at a starting torque, and this is T EFL and this is full load and this is r2 by s into FL. So TST and divided by TEFL, and this will be equal to so we can write here I2ST and this is I2FL. So I2ST and divided by I2FL होल स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू SFL। अगर हम इसको डिवाइड कर दें सो R2 और R2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, S जो होगा ऊपर आ जाएगा और ये हमारा रेशियो आ जाएगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि स्टार्टर आप यूज़ कहाँ करते हैं। तो स्टार्टर आप कनेक्ट करेंगे स्टेटर में। स्टार्टर जो आप यूज़ करेंगे वो आप स्टार्टर की बात करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टर कहाँ यूज़ करेंगे आप, स्टेटर वाइंडिंग में, स्टेटर वाइंडिंग में, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि ये टॉर्क एक्सप्रेशन तो रोटर के टर्म में है, तो स्टेटर से कैसे ये इफेक्ट होगा। सो नथिंग टू वरी अबाउट। मालूम है हम लोगों को कि जैसे I2ST इनटू, जैसे हमने लिया IST यानी कि स्टेटर के स्टार्टिंग टॉर्क, IST लिया हमने स्टेटर के स्टार्टिंग टॉर्क इनटू स्टेटर effective turns, and this will be equal to I2ST into rotor effective, या ऐसे लिखे हम effective rotor turns, and this is I2 IFL की बात करें, so this will be IFL into effective stator turns will be equal to I2FL into effective rotor turns। दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे को क्या मिलेगा, I2F2 rotor stator effective turns, and this will be equal to I2ST and divided by I2FL, and this gets cancelled। तो हमारे को क्या मिलेगा, IST and IFL is equal to IST and divided by I2FL। this is effective rotor turns and divided by effective rotor turns, so this gets cancelled। so ये आपके लिए आपको मिल जाएगा यहाँ से effective rotor turns, effective stator turns, effective rotor turns, effective, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, आपको ये मिल जाएगा। so अब आपका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, so यही स्टार्टिंग टॉर्क होगा। नाउ दिस स्टार्टिंग टॉर्क, ये आपको मालूम है ना, ट्रांसफॉर्मर में भी करते थे, और यहाँ पर हम नेग्लेक्ट कर देंगे। आप ये लिख सकते हैं कि नेग्लेक्टिंग मैग्नेटाइजिंग ब्रांच। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ एमएमएफ को हमने इक्वेट कर दिया, एमएमएफ को, यानी कि स्टेटर एमएमएफ इज इक्वल टू रोटर एमएमएफ। ये आपका स्टेटर एमएमएफ हो गया एंड दिस इज योर रोटर एमएमएफ। सो टीएसटी अपॉन टीएफएल इज इक्वल टू I2ST यानी कि IST डिवाइडेड बाई IFL होल स्क्वायर, एंड दिस इज फुल लोड का। तो ये आपका टॉर्क आ गया। फाइन। सो नाउ वी हैव गॉट, यू नो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से हमारे मेथड्स होंगे
स्टार्टर के, ठीक है। ऑल्दो हम रजिस्टर स्टार्टर को नहीं इस्तेमाल करेंगे, ऑल्दो हम वी कैन यूज रजिस्टर्स ऑल्सो स्टार्टर, लेकिन क्या होगा कि रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप करती है तो आपके सप्लाई वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा। लेकिन रजिस्टर जब आप रिएक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हो, रिएक्टर के नंबर ऑफ टर्न्स का इस्तेमाल कर सकते हो, रिएक्टर को हम यूज करके और अपने करंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। मेनली आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो है और मोटर के मोटर के करंट को, आपको स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करना, कम करना, ठीक है। सो वी हैव गॉट दिस थिंग। सो हमारा बेसिक इक्वेशन जो रहेगा यहां से वो ही रहेगा टी एस टी एंड डिवाइडेड बाई टी एफ एल, एंड दिस विल बी इक्वल टू आई एस टी अपॉन आई एफ एल होल स्क्वायर, एंड दिस इज एस एफ एल। दिस इज योर स्टार्टिंग टॉर्क। और वैसे टॉर्क जो है अभी आप लोगों ने प्रूव किया था कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। फाइन। सो सबसे पहले आपको क्या मिला? रिएक्टर स्टार्टिंग मेथड, रिएक्टर स्टार्टिंग मेथड। फिर मिला ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग मेथड, एंड थर्ड इज स्टार डेल्टा स्टार्टर। सो इकोनॉमिक अगर देखा जाए तो स्टार डेल्टा स्टार्टर इज वेरी इकोनॉमिकल। स्टार डेल्टा स्टार्टर को हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक। सो नाउ अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारा ये रोटर, दिस इज योर स्टेटर, ये आपका 3 फेज वाइंडिंग होगी और ये आपका रोटर हो गया। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, आप 3 हम रिएक्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि दिस इज आवर रिएक्टर 1, 2 एंड 3, ये हमारा रिएक्टर हुआ। अब इस रिएक्टर में नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो हम बोलेंगे कि हम x% ऑफ रिएक्टर वाइंडिंग इस्तेमाल करेंगे, रिएक्टर वाइंडिंग इस्तेमाल करेंगे। सो x% का मतलब क्या हुआ कि अगर 100 टर्न है और हम बोलते हैं 40%, यानी तो हम उस 100 में से सिर्फ 40% इस्तेमाल करेंगे, 40 टर्न्स को। दैट इज n इज इक्वल टू 100 टर्न्स एंड यूज्ड टर्न्स कितने हैं आपके? यूज टर्न्स 40। तो आप बोलेंगे x% का मतलब हुआ कि आप 40% इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 40 बाई 100 0.4 आपकी x की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 0.4। ऐसे हम यूज करेंगे इसको, यानी कि x इज ऑलवेज लेस देन 1, x इज ऑलवेज लेस देन 1, ये हम इस्तेमाल करेंगे। सो x% ऑफ द वाइंडिंग हम इस्तेमाल करेंगे। सो अगर आप x% ऑफ वाइंडिंग यहाँ इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पर तो आपका वोल्टेज आया, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है? VL, ठीक है। या VL ले लो, यहाँ पर आपका VL ले लो, ठीक है, ये आपका VL ले लो, ठीक है। सो अगर हम यहाँ VL क्या V1 सब तीनों फेज में बराबर ही है तो तीनों फेज में आप बराबर ले लो, और यहाँ से आपने ये करा, ठीक है, ये आपका ये हमने लिया, ठीक है, ये हमने x% ऑफ वाइंडिंग यूज करा। तो जब आप x% ऑफ वाइंडिंग यूज करोगे तो यहां पर क्या वोल्टेज मिलेगा? स्टेटर को कितना वोल्टेज मिला? x%, यानी कि टोटल V1 था, मिला कितना आपको? मिला xV1 वोल्टेज मिला, ठीक है। सो मोटर में स्टार्टिंग करंट कितनी जाएगी? दिस इज योर स्टार्टिंग करंट, ये आपका न्यूट्रल है, इसको हम Z1 मान लेते हैं कि Z1 इज पर फेज, Z1 इज इक्वल टू पर फेज इंपेडेंस, पर फेज। इसको हम ऐसे कहते हैं पर फेज शॉर्ट सर्किट इंपेडेंस, शॉर्ट सर्किट इंपेडेंस। दिस इज योर पर फेज इंपेडेंस, ठीक है। अगर इसको शॉर्ट सर्किट का नाम देते हैं तो आप ये लेते हैं ZSC लेते हैं, तो दिस इज ZSC, राइट, ये आपके पास आ गया।
तो अब मोटर में स्टार्टिंग करंट कितनी जाएगी भाई? तो जब आपने इसका सिर्फ एक्स ही परसेंट आपने इस्तेमाल किया तो ऑब्वियस है मोटर में आपका स्टार्टिंग करंट कम हो जाएगा। और V1 को हम कह देते हैं कि V1 इज पर फेज वोल्टेज, पर फेज वोल्टेज। सो अब आपका स्टार्टिंग करंट कितनी जाएगा? तो ISC इज इक्वल टू एक्स V1 बाई ZSC एम्पियर। ठीक है, अब क्वेश्चन आती है कि हम कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे? तो पहले वाले से कंपेयर करेंगे। तो अगर स्टार्टर नहीं था, अगर इन केस हमारा स्टार्टर नहीं था, जब व्हेन स्टार्टर वाज नॉट प्रेजेंट, तो आपके मोटर में सप्लाई कितनी जा रही थी? ये आपका V1 वोल्टेज था, दिस इज एंड दिस इज, ठीक है, ये तीनों वोल्टेज। सो ये आपका V1 वोल्टेज था, यहां से यहां तक की वोल्टेज कितनी थी? V1 थी। यहां से यहां तक की वोल्टेज कितनी थी? V1 थी। ये आपका 3 फेज सप्लाई था। तो अभी मोटर में करंट कितना जा रहा था? तो अभी इस केस में बोलेंगे कि हमारे पास मोटर की जो करंट आ रही थी वो आ रही थी V1 बाई ZSC, ये करंट आ रहा था स्टार्टिंग करंट। अब कितना आया? सो ISC इज इक्वल टू एक्स टाइम्स V1SC, यानी कि आपका जो स्टार्टिंग करंट है, अब नाउ स्टार्टिंग करंट जो आपका यहाँ पर रिएक्टर से आप इस्तेमाल करेंगे तो आप इसको बोलेंगे IST। सो IST आपका कितना आएगा? सो IST विल बी इक्वल टू एक्स टाइम्स ISC, यानी कि अब आपकी जो स्टार्टिंग करंट होगी अब वो कितनी होगी? घट गई। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स another part, and this S is in percentage, so mind it, don't forget that S was only 0.66, this is in percentage, so 0.66 means 0.66 divided by 100, so that will be a smaller value. So अब हमारी बात आती है, मैं सीधा आप लोगों को लेके चलता हूँ अब स्टार्टर पे, बिकॉज स्टार्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस इंडक्शन मोटर, एंड देन आफ्टर आई विल वाइंड अप, बिकॉज बाकी सारी चीज़ें तो आप आसानी से कर ही सकते हैं। सो स्टार्टर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टार्टर से भी आपके प्रॉब्लम्स बहुत सारे पूछे आते हैं। सो जहाँ तक स्टार्टर की बात है, स्टार्टर से अगर हम बात करें तो स्टार्टर से बात ये आती है कि स्टार्टर यूज क्यों करते हैं। तो स्टार्टर यूज करने के पीछे लॉजिक ये होती है कि अगर हमारे वोल्टेज के पास सफिशिएंट अगर सप्लाई हो, अब चुप रहो यार, तुम बेकार की बात करिए, सीरियस, अब चुप रहो। So now here we have to consider IST is equal to x times ISC, right? So how we are going to find the relation with torque? So at this place, okay, fine, at here, at this place I want to calculate TEST upon TFL, and this is equal to IST. So IST is now x square, so this will be x square times ISC upon IFL square into SFL. This is our relation. So here we can also write, so TEST upon TFL, and this will be equal to x square times ISC upon IFL whole square, and this will be equal to full load slip. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने करंट को ISC टाइम से x इंटू x टाइम से आपने करंट को कम कर दिया। इट मीन्स कि अगर x की वैल्यू हम 40% ले लें और करंट आपका इनिशियली विदाउट स्टार्टर अगर 100 एम्पियर था, विदाउट स्टार्टर इफ इट वाज 100 एम्पियर, तो अगर आपने स्टार्टर यूज कर लिया, यानी कि अगर आपने रिएक्टर यूज कर लिया, तो अगर x की वैल्यू हम 40% यानी कि 40% ऑफ वाइंडिंग आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 0.4 इंटू 100 कितनी हो जाएगी? 40 एम्पियर, यानी कि आपने 100 एम्पियर से करंट को कम करके कहाँ पहुंचा दिया? 40 एम्पियर पर आपने पहुंचा दिया। तो नो डाउट आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या आपके टॉर्क पर फर्क पड़ेगा क्या? यस, आपके टॉर्क पर फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? अब आप ये देखिए, पहले क्या था? पहले आपका टॉर्क वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VTH स्क्वायर, यानी कि वोल्टेज के डायरेक्ट स्क्वायर था। लेकिन अभी आपको वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज आपको घट गया है ना, यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क
starting torque with reactor at for x% वाइंडिंग टर्न। तो क्या होगा आपका x इंटू वी वन स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वी वन स्क्वायर। सो आपका x टाइम से आपका घट जाएगा टॉर्क। जो पहले का टॉर्क था, मान लिया पहले आपका 100 न्यूटन मीटर था, तो अब ये क्या होगा 0.4 का अगर हम 40% अगर लें तो 0.4 का 0.04 सॉरी 0.4 का अगर होल स्क्वायर लें तो 0.16, 0.16 इंटू 100 अगर करें तो 16 न्यूटन मीटर आएगा। सो 100 से आप घट के कहाँ चले आए 16 न्यूटन मीटर पर। तो यू हैव टू मेक अ कॉम्प्रोमाइज, यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वी डोंट हैव एनी चॉइस, राइट। सो स्टार्टिंग टॉर्क आपकी कम होगी, धीरे धीरे आपका टॉर्क फिर आप अपने नॉर्मल वैल्यू पर आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रिएक्टर स्टार्टिंग। ऑटो ट्रांसफार्मर में थोड़ा हमारे को बेनिफिट मिलता है। अब बेनिफिट क्या मिलता है ये हम देखेंगे। नो डाउट ये कॉस्टली होगा, इट विल बी कॉस्टली। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग की बात करते हैं हम। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग, अगर हम ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर की बात करते हैं तो हमने क्या किया कि हमने ऑटो ट्रांसफार्मर लिया, तीनों फेज में एक एक हमने लगा दिए, तीनों फेज में हमने एक एक लगा दिए यहाँ पर, राइट। तो ये हमने स्टार में कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा V1 वोल्टेज चला गया, ठीक है ना। और ये हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में करंट चली गई, स्टार्टिंग करंट, राइट, स्टार्टिंग करंट चली गई। अब हमने क्या किया कि अब हमने मोटर के स्टेटर को इससे कनेक्ट किया। मैं फेज सीक्वेंस पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, आई एम टेलिंग यू कि मैं फेज सीक्वेंस पे आपको ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहा हूं कि फेज सीक्वेंस करेक्ट होगा इनकरेक्ट होगा, बट मैं ध्यान सिर्फ इस बात पे दे रहा हूं कि हमारी कनेक्शन कैसे होगी, कैसे किस तरीके से कनेक्ट होगी। तो ये आपका V1 और ये आपका स्टार्टिंग करेक्ट, राइट। मोटर की वाइंडिंग में क्या जाएगा, मोटर की वाइंडिंग में आपका जाएगा ISC, यानी कि मोटर वाइंडिंग में स्टार्टिंग करंट ISC जा रहा है आपका, ठीक है ना। और यहाँ की वोल्टेज को हम कुछ मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं कि VSC, ठीक है, इसकी वोल्टेज को मान लेते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इफ वी आर यूजिंग दिस और ट्रांसफार्मर, और ये आपका रोटर हो गया, दिस इज योर रोटर, ये आपका रोटर हो गया। तो अब आपने क्या किया, अब आपने सप्लाई कनेक्ट करा, सप्लाई जब कनेक्ट करा तो इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, किसके लिए होगी, ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। तो क्या लिखेंगे आप, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। और हम नेग्लेक्टिंग मैग्नेटाइजिंग ब्रांच कर देते हैं, नेग्लेक्टिंग मैग्नेटाइजिंग ब्रांच, ये हमने मैग्नेटाइजिंग ब्रांच को नेग्लेक्ट कर दिया ट्रांसफार्मर का। तो इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। तो इनपुट आपने क्या दिया, तो इनपुट दिया आपने V1 इंटू IST, यानी कि IST वो करंट है, IST इज द करंट टेकन बाय ऑटो ट्रांसफार्मर फ्रॉम सप्लाई। अब देखिएगा इसका मजा, देखिए कि क्या इसका बेनिफिट है। नो डाउट कॉस्टली तो है, बट इसका बेनिफिट देखो आप। अब ये क्या करेगा, आउटपुट दे रहा है, तो आउटपुट क्या कर रहे हैं आप आउटपुट इससे ले रहे हो, जो आप आउटपुट ले रहे हो वो X% आप इसका वाइंडिंग का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको ये XV1 मिल जा रहा है, यानी कि इस ब्रांच में आपको क्या मिल गया, XV1 मिल गया, XV1 पर फेज आपका XV1 मिल गया। सो अब अगर हम यहाँ देखें, सो IST इज इक्वल टू करंट टेकन बाय ऑटो ट्रांसफार्मर फ्रॉम सप्लाई। अब यहाँ की वोल्टेज आपने ले लिया कि XV1 है आपकी, ठीक है। मोटर में करंट कितना एंटर होगा, सो मोटर में करंट की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू X टाइम्स ISC। सो ऑटो ट्रांसफार्मर का आउटपुट क्या होगा, सो ऑटो ट्रांसफार्मर का आउटपुट होगा XV1 इंटू X टाइम्स ISC। सो दिस V1 गेट्स कैंसल्ड, ये आपका V1 कैंसिल हो जाएगा। सो नाउ IST will be equal to
एक्स स्क्वायर टाइम्स आई एस सी, ये आपको मिलेगा। सो दिस इज आई एस टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइम्स आई एस टी। इसका मतलब कि आपका जो करंट जो होगा, मोटर जो ऑटो ट्रांसफार्मर जो सप्लाई से ले रहा है वो भी आपका कम कर देगा। कितने से कम कर देगा? इतने से कम कर देगा, एक्स स्क्वायर टाइम्स कम कर देगा। फाइन। अब बात आती है कि करंट इन मोटर वाइंडिंग कितनी होगी। सो लिखेंगे करंट इन मोटर वाइंडिंग, so this will be x v1 divided by zsc, so this will be x isc। इसका मतलब कि जितना आपका रिएक्टर ने करा उतना ही आपका करंट इन्होंने भी चेंज कर दिया। बट फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि आपका सप्लाई जो है वो रिलैक्स हो गया। सप्लाई को इस ऑटो ट्रांसफार्मर को कम करंट देना पड़ा। अगर मान लिया जाए कि स्टार्टिंग करंट जो है मोटर में जा रही है 100 एम्पियर और 40% आप वाइंडिंग इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा? 40 इंटू 100, तो ये कितना आ गया आपका? 40 एम्पियर मिल गया आपको। लेकिन सप्लाई से कितना लिया आपने? तो सप्लाई से आपने लिया सिर्फ 16 एम्पियर, यानी कि 0.4 का होल स्क्वायर इंटू 100, राइट ना? 0.4 का होल स्क्वायर इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा? 0.16 इंटू 100, तो 16 एम्पियर, ओनली 16 एम्पियर आप सप्लाई से। तो सप्लाई आपका रिलैक्स, कूल, सप्लाई पर आपका कोई लोड नहीं पड़ने का। सो दिस इज द करंट इन मोटर वाइंडिंग। आपको दो चीजें मिल गई, यानी कि आपका सप्लाई से जो करंट ले रहा है ये कम लेगा, राइट, कम लेगा इन कंपैरिजन टू रिएक्टर। सो रिएक्टर से ये बेहतर हो गया। अब आते हैं टॉर्क की बात करते हैं। सो टी एस स्टार्टिंग एंड टी एफ एल की बात करते हैं हम। तो आप क्या लिखते हो? आप यहाँ पर आप लिखते हो आई एस सी अपॉन आई एफ एल होल स्क्वायर इंटू एस एफ एल लिखते हो आप। तो आई एस सी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पर? ठीक है ना, आई एस टी, सॉरी आप आई एस टी लिखते हो। आई एस टी इज इक्वल टू, यानी कि स्टार्टिंग करंट इन मोटर में, तो अब आपकी कितना यहाँ ये कितनी हो जाएगी? एक्स स्क्वायर आई एस सी अपॉन आई एफ एल होल स्क्वायर इंटू एस एफ एल। ठीक है ना? तो ये आपकी वैल्यू इसने कम कर दिया, राइट ना, इसमें कम कर दिया वैल्यू, यानी कि अब आपका ये टॉर्क तो आपका रिड्यूस हो गया। अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, टॉर्क आपका रिड्यूस हो गया। कैसे? सो टॉर्क विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर। ठीक है भाई, दिस इज वोल्टेज स्क्वायर। तो अब आपका टॉर्क क्या हो जाएगा? टॉर्क विद ऑटो ट्रांसफार्मर कितना मिलेगा आपको? दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? एक्स स्क्वायर इंटू वी वन स्क्वायर। यानी कि अगर आपका विदाउट स्टार्टर वी स्क्वायर था तब आपको कितना मिलेगा? एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर से आपका कम हो गया। इसको हम ऐसे भी निकालते हैं कि टॉर्क एक रेशियो कंपैरिजन करने के लिए एक रेशियो ले लेते हैं, तो उतना हमको करने की कोई जरूरत नहीं है। फाइन। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग। ठीक है, ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग की बात आ गई। सो ये यहां से हम आगे की बात अब कर सकते हैं। तो इसको अगर हम यहाँ इस फैशन में लिखें अगर हम, यानी कि ये हमारा स्टार्टिंग करंट कहाँ था? स्टार्टिंग करंट आपका रोटर में था। ठीक है, तो सप्लाई के टर्म में लिखने तो ये आपका चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये स्टार्टिंग आईएससी जो है वो मोटर की वाइंडिंग में जा रही है और ये आईएसटी जो है वो आपका सप्लाई ले रहा है, यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में जा रही है। सो डोंट गेट इनटू कंफ्यूजन, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसको आप चाहे तो भले ही आप आईएसटी डैश कर दें, बट रहने दो, ठीक है, ऐसे रहने दो। फाइन। तो ये आपका, और दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। अब क्वेश्चन आता है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में आप क्या करेंगे। जल्दी से स्टार डेल्टा स्टार्टर को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या करते हैं? सिंपल सी बात आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में आपको बताता हूँ मैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर में हम करते क्या है, बहुत ही शॉर्ट बताता हूँ मैं, कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम कर लेते हैं एक टीपीडीटी स्विच। ये ट्रिपल पोल डबल थ्रो स्विच, यानी कि 3 पोल, यानी कि 3 वाइंडिंग को स्टार में कनेक्ट करेगा और ऐसे घुमा दोगे आप तो 3 वाइंडिंग को डेल्टा में कनेक्ट कर देगा। इसको बोलते हैं ट्रिपल पोल डबल थ्रो स्विच। ट्रिपल पोल डबल थ्रो स्विच क्या करते हैं यहाँ पर?
यहाँ पर हम पहले तो, अब मान लीजिए कि आप इस डेल्टा में कनेक्ट करते हो आप, ठीक है, तो डेल्टा में कनेक्ट करते हो तो आपको वोल्टेज ऑब्वियस है, आपको करंट ज़्यादा देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो करते हैं मैं आपको डायरेक्ट वही बताता हूँ क्या करते हैं। यहाँ पर हम करते हैं कि वी स्टार्ट आवर मोटर इन 3-phase star connected stator, and then after it is converted into डेल्टा। जब आपका मोटर स्टार्ट हो जाता है, एक नॉर्मल स्पीड पे आता है, तो फिर आप डेल्टा में उसको कनेक्ट कर देते हो विद द हेल्प ऑफ टीबीडीटी। अब इसका फायदा क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ इट? तो आप ये मान लो, पहले मानते हैं कि लेट हमने डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्ट किया डेल्टा में, लेट आवर स्टेटर बी कनेक्टेड इन डेल्टा, ठीक है। तो अब ये सर लाइन होगा, 3-phase होगा, है ना। सो क्या लिखेंगे, VL इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज अप्लाइड टू डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर, यानी कि डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर पे आपने डाल दिया इसको, लाइन वोल्टेज को, फाइन, आ जाइए, ठीक है, इस डेल्टा में। अब आपका I क्या होगा, I स्टार्टिंग क्या होगा जब आप डेल्टा में कनेक्ट कर रहे हो, दिस इज द स्टार्टिंग करंट व्हेन द स्टेटर इज कनेक्टेड इन डेल्टा। स्टार्टिंग करंट व्हेन स्टेटर इज कनेक्टेड इन डेल्टा क्या होगा, देखे तो ISTY। तो हम तो सब फेज ही ले रहे हैं, तो फेज ही लीजिए आप, तो आपको क्या मिलेगा, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज, है ना, VL इज इक्वल टू VP डेल्टा में होता है, एंड डिवाइडेड बाय ZSC। ये आपको मिल गया फर्स्ट इक्वेशन। यानी कि आपका इतना करंट फ्लो करेगा अगर आपने स्टेटर को डेल्टा में कनेक्टेड करके सप्लाई दे दी तो, यानी कि ये आपको मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है कि अगर स्टार कर देंगे तब क्या होगा। अब आइए देखिए, व्हेन स्टेटर इज कनेक्टेड इन स्टार, अब स्टार में कनेक्ट कर दिया जाए क्या होगा, देखिए तब स्टार्टिंग करंट कितनी होगी, तो स्टार्टिंग करंट कितनी होगी, फेज वोल्टेज ना, तो आप ये लाइन वोल्टेज बाय √3, राइट, √3 कर देंगे, फेज वोल्टेज आ गया। बिकॉज यहां पर क्या होता है, स्टार में लाइन करंट और फेज करंट दोनों बराबर होते हैं, और लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स फेज वोल्टेज, तो इसको हमने फेज वोल्टेज में कन्वर्ट कर लिया, और ये आपका Z आ गया, ZSC। तो VL बाय √3 ZSC आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि IST डेल्टा बाय √3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप TPDT लगा देंगे और स्टेटर को स्टार में कन्वर्ट कर देंगे, तो जो करंट डेल्टा में जाता था उसका 1/√3 यानी कि 0.577 टाइम्स कम, आपका करंट कम हो जाएगा, 0.577 टाइम्स, यानी कि 1/√3, ठीक है ना। सो 1/√3 इक्वल टू 0.7, यानी कि 57% करंट आपका कम हो जाएगा इन कंपेरिजन टू डेल्टा। तो डेल्टा में अगर 100 एम्पेयर ज्यादा था तो यहाँ कितना जाएगा, 100/√3, यानी कि 57.7 एम्पियर करंट से जाएगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट मिला आपको, आपका करंट क्या होगा, कम हो गया। नाउ अब क्वेश्चन आता है टॉर्क पर क्या फर्क पड़ेगा। इसको मैं बहुत ही ब्रीफ में इसको करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, टॉर्क पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए TEST एंड डिवाइडेड बाय TFL, क्या लिखते हैं आप लिखते हैं ISTD एंड डिवाइडेड बाय IFL। तो I फुल लोड में किस में जाएगा, डेल्टा में जाएगा, ठीक है, राइट, होल स्क्वायर SFL, फाइन। तो अब मुझे एक बात बताओ, आपने क्या किया, आपने स्टार को आपने डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया ना, स्टार को डेल्टा में, यानी कि स्टार्टिंग करंट आप, तो आपका ये था, तो स्टार्टिंग करंट जब आप कनेक्ट करा आपने, तो अब हम इसको हम ड्रॉप कर दे रहे हैं, अब आपका स्टार्टिंग करंट कौन लेकर जाएगा,
तो आपका स्टार्टिंग करंट स्टार वाला लेकर जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप, दिस इज STY डिवाइडेड बाई I फुल लोड डेल्टा डिवाइडेड होल स्क्वायर एंड दिस इज SFL। ठीक है, ये हमारा फुल लोड डेल्टा में कनेक्टेड है, डेल्टा में। सो ISTY कितना होगा, तो आप क्या लिखोगे, सो दिस इज ISTY के जहाँ पे ये लिखोगे, सो 1/3 ISTD डिवाइडेड बाई IFL D होल स्क्वायर SFL। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी टॉर्क जो थी वो आपकी कम हो गई। अब कितने से कम होगी, तो 1/3 टाइम्स से कम हो गई। ठीक है, अब आइए स्टार्टिंग टॉर्क पर क्या फर्क पड़ता है ये भी देख लें हम कि स्टार्टिंग टॉर्क पर क्या फर्क पड़ता है। आइए जरा हम इसको देखें, ये मैं यहां से रब कर रहा हूं मैं। स्टार्टिंग टॉर्क पर क्या पड़ेगी, आइए लिखिए, आप लिखेंगे स्टार्टिंग टॉर्क विद DOL यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन, यानी कि डेल्टा में आपने जब कनेक्ट कर दिया था तो क्या होगा, VL का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि V फेज इक्वल टू VL, तो डेल्टा में आपका VL इक्वल टू V फेज हो जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा, स्टार्टिंग टॉर्क विथ स्टेटर इन स्टार, अब कितना होगा भाई, तो आपके पास क्या आ जाएगा, VL/√3 यानी कि फेज वोल्टेज का, यहाँ पर लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज दोनों बराबर होते हैं, तो दिस इज इक्वल टू VP के बराबर आ गया। ठीक है, VP के बराबर आ गया, यानी कि आपका V1 के बराबर आ गया, और यहाँ पर क्या होगा, VL/√3 हो जाएगा फेज वोल्टेज। तो अब आप अगर हम इसका ये, ठीक है, अगर हम ये लेना चाहें रेशियो, तो हम क्या लिख सकते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क विथ स्टेटर इन स्टार डिवाइडेड बाय स्टार्टिंग टॉर्क विथ स्टेटर इन डेल्टा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे VL स्क्वायर इंटू 1/3 एंड डिवाइडेड बाई VL स्क्वायर, दिस गेट्स कैंसिल्ड, तो हमारे को कितना मिलेगा, 1/3, यानी कि आपका 1/3 से ये घट जाएगा। ठीक है, फाइन। लाइन वोल्टेज की अगर बात करेंगे तो लाइन वोल्टेज भी क्या होगा, तो VL/√3 से कम हो जाएगा। तो इसका मतलब कि यू हैव टू मेक अ कॉम्प्रोमाइज, यानी कि 1/3 का फैक्टर आपको याद रखना है कि 1/3 फैक्टर से ये आपका कम हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर स्टार डेल्टा स्टार्टर ऑल्सो एंड ऑटो ट्रांसफॉर्मर। सो दिस फिनिशेज योर starting methods of squirrel cage induction motor. Thank you very much.